ब्रेस्ट लंप यानी कि स्तन की गांठ आज की डेट में बहुत कॉमन सी बात है और ढेर सारे टीन एज की बच्चियों में और फीमेल में मैंने इसके प्रति डर देखा है। नो डाउट एक हद तक डरना ज़रूरी भी है क्योंकि फीमेल में होने वाले कैंसर में ये सबसे नंबर 1 पे आता है। यानी कि अप टू द 1/4 कैंसर केवल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में आते हैं फीमेल्स में। इसीलिए डरना नहीं, इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम पहले से ही इसके लिए सावधान रहें, पहले से एग्जामिनेशन कर लें, पहले से इसके लिए किसी डॉक्टर से सलाह ले लें और समय रहते ही हम इस चीज़ को रूल आउट कर लें जिसके बिहाफ पे हम इस बीमारी से बचे रहें। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि वास्तव में आप किसी सही डॉक्टर के कंसल्टेशन में हैं, चाहे सही तरीके से एग्ज़ामिन करके इलाज करवा रही हैं, ध्यान दीजिएगा एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी पार्ट होता है जो होम्योपैथिक डॉक्टर अक्सर मिस करते हैं। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो वहाँ इमीडिएट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन और उसके साथ ज़रूरत हो तो FNAC करवा के फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि कहीं ये बिनाइन ग्रोथ कैंसरस तो नहीं हो सकती है। आज के अपने इस वीडियो में हम होम्योपैथी का अप्रोच बताना चाहेंगे बिनाइन गांठों में और कैंसरस गांठों में। हम आपको डिफरेंशिएशन का कुछ लेवल बता सकते हैं कि कैसे आप खुद सेल्फ असेसमेंट से डिसाइड कर सकती हैं कि ये बिनाइन ग्रोथ है या कैंसरस है, और या फिर कब हमें ज़रूरत है एक डॉक्टर से मिल लेने के लिए, कब ज़रूरत है उससे इलाज करवाने के लिए। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट और एग्जामिनेशन की। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल में होने वाले कैंसर में टॉप पे है ब्रेस्ट कैंसर। तो यदि किसी फीमेल को अपने ब्रेस्ट में कोई भी लंप महसूस होता है तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए। कैंसरस गांठ और बिनाइन गांठ में यानी कि नॉन कैंसरस और कैंसरस गांठों में 3 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहले नंबर पे कैंसरस जो गांठें होती हैं वो फिक्स होती हैं, यानी कि जब आप उसे टच करेंगी चाहे एग्जामिन करेंगी तो वो अपनी जगह से मूव नहीं होती हैं। यदि वो छटक रही हैं और अपनी जगह से वो गांठ इधर उधर हिल रही है तो इस बात की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो एक नॉर्मल गांठ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे डक्टल कार्सिनोमा में ज़्यादातर निप्पल का रिट्रैक्शन होता है, यानी यदि किसी फीमेल में निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो रही है तो कान खड़े हो जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। एक किसी अच्छे डॉक्टर से, हम एलोपैथी और होम्योपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर से जाके आप पहले एग्जामिन करवाइए, थॉरोली एग्जामिनेशन करवाइए और उसके बाद से तब आगे बढ़ें। तीसरे नंबर पे यदि निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है पस के साथ, ये भी कार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। तो यदि ये 3 इंडिकेशन है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट किसी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है जो खास करके आपका इलाज करेगा। लेकिन यदि वो नॉर्मल बिनाइन गांठ है तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी से ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और यदि आपको इसकी टेस्टिमनी देखनी है तो हमारे चैनल के बाकी पार्ट में देखिएगा जिसमें ढेर सारे बच्चियों की और ढेर सारे लोगों की हमने टेस्टिमनी दी होगी फाइब्रोडिनोमा के केसेस में। ठीक है, तो ये 3 एग्जामिनेशन यदि आप ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकती हैं एक समय रहते ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि यदि एग्जामिनेशन फाइंडिंग में कंफर्म हो जाता है कि ये बिनाइन ग्रोथ है, कैंसरस ग्रोथ के लिए तो हमने इमीडिएटली बता दिया कि आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलेंगे। और मेरी बात मानिए, दाहिने बाएं कहीं भी मत भटकिएगा, आप सीधे टाटा मेमोरियल मुंबई चले जाइए, अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए। लेकिन यदि ये बिनाइन गांठ है, यानी कि यदि हम गांठों की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछें तो कैंसरस कम होती हैं, बिनाइन गांठें सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये हार्मोन इंड्यूस्ड होती हैं। आपके हार्मोन्स के सिक्रीशन के अकॉर्डिंग इन गांठों की साइज घटती है, बढ़ती है, और वो काफ़ी हद तक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस गांठों के बनाने में। इसीलिए हार्मोनल बैलेंस विथ नेचुरल होम्योपैथिक मेडिकेशन इस गांठों को डिसॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वास्तव में यदि किसी फीमेल की सही तरीके से केस हिस्ट्री ली गई, केस एनालिसिस की गई और उसके बिहाफ पे दवाई दी गई तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि गांठ धीरे धीरे डिसॉल्व जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ही डिसॉल्व होती है भाई, उसमें जल्दीबाजी नहीं किया जाता, साइज के अकॉर्डिंगली टाइम वेरी करता है। अब बात करते हैं डाइट और रेजिमाइन की, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में। 3 बातें जरूर ध्यान दीजिएगा। ये 3 डाइट के जो कंटेंट होते हैं, यानी ये जो 3 डाइट है, ये आपके ब्रेस्ट के लंप की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले नंबर पे खूब ज़्यादा फ्रूट्स और हरी सब्जियां लीजिए। देखिए, न्यूट्रिशन जितना ही प्रॉपर होगा उतना ही किसी भी बीमारी के रिकवरी में आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो खूब ज़्यादा हरी सब्जियां लीजिए, खूब ज़्यादा फल खाइए।
ये दोनों चीज़ें आपकी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं यदि आप ब्रेस्ट लंप से सफ़र कर रही हैं। दूसरे नंबर पे फाइबर रिच डाइट खाइए। कई रिसेंट स्टडी बोल रही हैं कि वास्तव में हमारे गट के बैक्टीरिया भी कैंसर की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना ही आप फाइबर का अमाउंट अपनी डाइट में रखेंगे उतना ही डाइजेशन आपका प्रॉपर होगा, गट के बैक्टीरिया उतना ही सिम्बियोटिक तरीके से आपके लिए काम करेंगे और आपके इस बीमारी की रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 369 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास करके इस तरह के लंप के फॉर्मेशन को डिसॉल्व करने में और रिजॉल्व करने में। यदि वास्तव में ये फैटी एसिड जो हैं वो जितना ही इनके जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं उनको यदि आप ले रही हैं तो नो डाउट ये आपकी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए और देखिए आपकी रिकवरी में कितना अच्छा रोल ये प्ले कर रही हैं। 3 वो भी बातें बताना बहुत ज़रूरी है जो आपके ब्रेस्ट कैंसर की रिकवरी को हैम्पर्ड करती हैं। 3 वो भी बातें बताना ज़रूरी है जो वास्तव में इस लंप यानी कि इस ब्रेस्ट की गांठ की रिकवरी में सबसे बुरा रोल प्ले करती हैं। पहले नंबर पे स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। ये बहुत बड़ा कॉज होता है खास करके लंप की रिकवरी में। यदि कोई फीमेल इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करे तो भूल जाए कि उसको दवाइयों से कोई आराम मिलने वाला है या फिर उसका पर्पस सॉल्व होने वाला है इस बीमारी की रिकवरी में। ये दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए। दूसरे नंबर पे वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। मोस्टली फीमेल्स में मैंने लंप वहीं देखा है जहां फीमेल बहुत पतली है या फिर बहुत ज़्यादा ओबीज है। तो ऐसे कंडीशन में यदि वेट मैनेजमेंट यदि आप कर रही हैं यानी कि एक जो पतली बच्ची है टीन एज की, यदि वो अपना वेट मैनेज कर ले तो लंप की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यदि उसी तरह से कोई ओबीज फीमेल है वो भी अपना वेट मैनेज कर ले, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उसमें भी ब्रेस्ट लंप की रिकवरी बहुत आसान हो जाती है दवाइयों के सहारे। जिस चीज़ को सबसे कम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, दैट इज़ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए गूगल का ज्ञान अधूरा है, सो दैट्स वाई जब आप सर्च करते हैं गांठ तो वहाँ कैंसर ही कैंसर दिखेगा। लेकिन आप डॉक्टर खुद ना बनिए, एक डॉक्टर से मिल लीजिए। एक डॉक्टर जब आपको देखेगा, एग्जामिन करेगा तो ज़्यादा सही तरीके से आपको बताएगा, वो आपकी काउंसलिंग भी करेगा और ये भी बताएगा कि ज्ञान को किनारे करिए, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद से जब कंफर्म, हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं डरे हुए रहते हैं तो हमें, जहां मैं 100% कंफर्म हूँ कि बिनाइन ग्रोथ है, उसमें भी हमें एफएनएससी की ज़रूरत पड़ती है ताकि मरीज़ को हमें बात कंफर्म कर सके कि आपको कहीं दूर दूर तक कोई कैंसर नहीं है। सो दैट्स वाई सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेस को मैनेज करिए, खुद सोच के परेशान मत होइए, डॉक्टर से मिलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही बताऊंगा और नो डाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बिनाइन ग्रोथ के रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैंसरस ग्रोथ के लिए सीधे मैं ऐसे मरीजों को टाटा मेमोरियल रेफ़र करता हूँ, कोई इलाज नहीं देता हूँ। लेकिन यदि एडवांस कैंसर है जहाँ टाटा मेमोरियल से भी, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशन से भी ये बात आ गई कि आप इसका जाइए सेवा करिए, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे केसेस में इन स्टेज मैनेजमेंट में मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता हूँ। सो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानना और समझना है कि यदि कैंसरस ग्रोथ है तो श्योरली उसे हायर सेंटर पर रिकमेंड कर देना चाहिए, रेफ़र कर देना चाहिए। यदि ज़रूरत हो तो पैरेलल टू उसके मेडिकेशन आप दे सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। बिनाइन ग्रोथ में होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी बहुत अच्छी है और मैंने 83% केसेज में इसकी अच्छी रिकवरी देखी है। 17 के बारे में हम नहीं बता सकते। सो 83% केसेज में रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बशर्ते पेशेंट डेडिकेटेड, पंक्चुअल होना चाहिए, रूटीनिस्ट होना चाहिए और अपनी दिक्कतों के बारे में हमसे ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। कॉन्शियस होना चाहिए, ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी में 4-5 दवाइयों के नाम बता सकते हैं, लेकिन फिर वही तरीका, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दी जाएगी दुनिया का कोई भी गांठ पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, कई मार्केट में पेटेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनको खाने से गांठें छोटी हो जाती हैं, लेकिन फिर उसमें दोबारा रीअकरेंस के पूरे चांसेस होते हैं। सर्जरी इसका परमानेंट समाधान नहीं है। एक गांठ निकलवाएंगे, दूसरी होगी, दूसरी निकलवाएंगे, तीसरी होगी, क्योंकि ये टेंडेंसी है। सो दैट्स वाई यदि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वो होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसके सहारे हम धीरे धीरे करके इसको डिसॉल्व करते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन ये टाइम टेकिंग है, समय देना पड़ेगा। कुछ 4-5 दवाइयाँ हम आपको बता सकते हैं, जैसे मेरे लिए कोई बहुत ओबीज लेडी आती है, उसकी रिपर्टाइजेशन में यदि कैलकेरिया ग्रुप की दवा सेलेक्ट होती है, ऐसे में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है और कई बार ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छा काम करती है। ढेर सारे लेमैन डॉक्टरों को मैंने कैलकेरिया फ्लोर भी यूज़ करते देखा है, लेकिन मेरा उसमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। दूसरे नंबर पे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में नेट्रम म्यूर भी आती है। नेट्रम ग्रुप की दवाइयाँ नेट्रम म्यूर, नेट्रम कार्ब
और बाकी नेट्रम सल्फ वगैरह बहुत अच्छा काम करती हैं, बशर्ते नेट्रम की कॉन्स्टिट्यूशन और टाइपोलॉजी की वो फीमेल होनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसी हम टीन एज की बच्चियों को देखें जो थोड़े पिनपिनी स्वभाव की होती हैं, जिनको धूप से दिक्कत होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी पतली होती है। इसी तरह से फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों में भी मैंने लंप बनते देखा है। ऐसे लोग जो ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रहती हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह अटेंड करने में और अपने लिए बहुत ओवर कॉन्शियस होती हैं, ऐसे लोग जो थोड़ी पतली दुबली होती हैं, ऐसे लोग जो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को हम फॉस्फोरिक टाइपोलॉजी में रखते हैं और उसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरिक ग्रुप में ढेर सारी दवाइयाँ हैं, इसमें ट्यूबरकुलाइनम भी बहुत अच्छा काम करती है। एक ऐसी औरत जो बहुत जिद्दी है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है और उसको यदि लंप है, उसको रात में सपने आते हैं, जिसके हाथ पैरों में जलन होती है और जो थोड़ी सी रूडी टाइप की लग रही है, जिसको सम सॉर्ट ऑफ कुछ मेंस्ट्रुअल कंप्लेन भी है, लाइकेसिस बहुत अच्छा काम। तो ऐसी मल्टीपल ऑफ द मेडिसिन है जो सिंड्रोम बेस पे काम करते हैं। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, रेपर्टराइज करने के बाद दिस मेडिसिन, यही वो दवाइयां हैं जो पूरी तरह से ठीक करती है। बाकी ऑर्गेनिक मेडिसिन में फाइटोलक्का भी बहुत अच्छा काम करती है, कोनियम भी बहुत अच्छा काम करती है और इसके अलावा बेलिस्पेरोनियस भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मल्टीपल ग्रुप ऑफ द मेडिसिन है। अब आप चाहें तो सबको मिला के दे लें, जो कि नॉर्मल एक लेमैन डॉक्टर करता है, पेटेंट बना के देता है। पेटेंट की प्रैक्टिस आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं की, ना उसको मैं रिकमेंड करता हूँ। पेटेंट प्रैक्टिस इज़ नॉट अ प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस। दैट्स वाई यदि हम नहीं कर पाएंगे तो रिफ़र कर देंगे, लेकिन करेंगे तो सही तरीके से करेंगे। यदि ये बातें आपको समझ में आई हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा और रेगुलर एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, उसको समय समय पे करते रहिएगा। किसी भी गांठ को हल्के में न लीजिएगा और किसी भी गांठ को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होकर, ओवर थिंकिंग होकर परेशान मत होइएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों को शेयर। धन्यवाद। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी।